द ब्लू रेबिलियन एंड आफ्टर। सो 1859 में क्या हुआ, उस टाइम के मार्च में हजारों जो रियोट्स थे बंगाल के, उन्होंने इंडिगो उगाने से मना कर दिया। अब जैसे जैसे करके रेबिलियन, रेबिलियन मतलब एक तरीके से विद्रोह, जब कोई किसी चीज का अपोजिशन करता है, उसका विद्रोह करता है, हम उसे रेबिलियन कहते हैं। तो जैसे जैसे रेबिलियन स्प्रेड हुआ, वैसे वैसे रियोत जो थे, पेजेंट्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लांटर्स को रेंट पे करने से मना कर दिया और इंडिगो की फैक्ट्रीज पर हमला करना स्टार्ट कर दिया, आर्म्ड विद स्वर्ड्स एंड स्पीयर्स। मतलब कि जो रियोट्स थे वो तलवारों के साथ, स्पीयर्स मतलब भाला होता है, जैसे बड़े से डंडे में एक आगे तिकोनी सी चीज लगी रहती है ना, भाला, तो इसे हम स्पेयर कहते हैं। बोज एंड एरोज के साथ, मतलब कि तीर कमानों के साथ, अपने तलवारों के साथ, भालों के साथ, जो रियोट्स थे उन्होंने इंडिगो की फैक्ट्रीज पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। और इसमें उस टाइम की जो औरतें हैं वो भी कम नहीं थी, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर इस रेबिलियन में हिस्सा लिया। विमेन टर्न अप टू फाइट विद पॉट्स, पैन्स एंड किचन इंप्लीमेंट्स। और औरतें जो हैं वो अपने किचन के सामान के साथ, बर्तनों के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गई। दोज हु वर्क फॉर प्लांटर्स वर सोशली बॉयकॉटेड। ऐसे लोग जो कि प्लांटर्स के लिए काम करते थे, ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कार कर दिया गया। मतलब कि उनको एक तरीके से ऐसे बोला गया, मान लो कोई गांव में कोई पर्सन प्लांटर के लिए काम करता है, तो उसके लिए क्या कहा गया कि इस पर्सन को अब कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, इससे कोई भी बात नहीं करेगा, इससे कोई भी दुकान में इसको कोई सामान नहीं देगा। तो इस तरीके से उसका बॉयकॉट कर देना है, बैन लगा देना उस पर कि इस पर्सन को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, कोई इससे बात नहीं करेगा। तो इस तरीके से उसका सोशली, सामाजिक तौर से बहिष्कार किया गया उस पर्सन का जो कि प्लांटर्स के साथ था। And the गोमास्तास, agents of planters who came to collect rent were beaten up। जो गोमास्तास रहते थे, मतलब कि जो एजेंट रहते थे प्लांटर्स के, जिन लोगों को प्लांटर्स रेंट कलेक्ट करने के लिए रियोट्स के पास भेजते थे, तो ऐसे जो गोमास्तास थे, ऐसे जो एजेंट्स थे, उनको भी रियोट्स ने अच्छे से पीटा। Riots swore they would no longer take advances to sow indigo nor be bullied by planters' laঠিals, the lathi wielding strong men maintained by the planters। अब इसके साथ साथ जो रियोट्स थे, उन्होंने ये कसम भी खाई कि अब वो इंडिगो को उगाने के लिए एडवांसेस, मतलब कि लोन नहीं लेंगे। हमने पढ़ा था ना इस सिस्टम में क्या होता है, रियोट सिस्टम में, कि जो प्लांटर है वो एक एग्रीमेंट में साइन करवाता है, जो पेजेंट्स है उससे एक एग्रीमेंट साइन करवाता है और उसको शुरुआत में ही एक लोन दे देता है, ठीक है, एडवांस लोन दे देता है। तो अब इन लोगों ने क्या बोला कि अब हम कोई लोन नहीं लेंगे, कोई एडवांस नहीं लेंगे इंडिगो को उगाने के लिए। और जो लाठियाल्स, लाठियाल्स वो पर्सन रहते हैं जैसे नहीं एकदम तगड़े तगड़े आदमी होते हैं, लंबे चौड़े, और उनके हाथों में लाठी होती है, मतलब कि एक तरीके से जो गुंडे दंगाई होते हैं, जिन्हें की प्लांटर्स हायर करते थे। किस लिए हायर करते थे कि अगर कोई पेजेंट रेंट वगैरह नहीं दे रहा है तो वो प्लांटर्स जो हैं वो अपने लाठियाल्स को भेजते थे, अपने गुंडों को भेजते थे, ताकि लाठियाल्स उनसे रेंट, पेजेंट से रेंट जो है वो निकलवा सके, उनको पीट सके, उन्हें मार सके, राइट। तो प्लांटर्स जो है वो लाठियाल्स को पेजेंट्स के पास भेजते थे उन्हें परेशान करने के लिए। तो रयोट्स ने क्या बोला कि अब हम जो लाठियाल्स रहते हैं उनके भी जुल्म नहीं सहेंगे। अब ये हमने पढ़ा कि भाई रेबिलियन जो है वो छिड़ चुका था, बट ये सब हुआ क्यों, ऐसा क्या हुआ अचानक से कि जो इतना बड़ा विद्रोह जो है वो शुरू हो गया। Why did Indigo peasants decide that they would no longer remain silent? अब जो इंडिगो पेजेंट्स थे उन्होंने क्यों डिसाइड किया, क्यों ये सोचा कि अब वो और ज्यादा चुप नहीं रहेंगे। What gave them power to rebel? किस चीज से उनको हिम्मत आई रेबल करने की। क्लियरली इंडिगो सिस्टम वॉज इंटेंसली ऑपरेसिव। अब हमें ये तो पता है कि जो इंडिगो सिस्टम था ये वाला, वो बहुत ही ज्यादा ऑपरेसिव था, मतलब कि वो बहुत ही लोगों को दबा रहा था, लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक था। बट दोज हु आर ऑप्रेस्ड डू नॉट ऑलवेज राइज अप इन रेबिलियन। बट जब किसी के ऊपर कुछ ऑपरेशन हो रहा होता है, मतलब जब किसी के साथ कुछ अन्याय हो रहा होता है, तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो पर्सन हमेशा आवाज उठाए उस अन्याय के खिलाफ। तो फिर यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों ने आवाज उठाई। तो ये जो आवाज है, जो रेबल है, वो भी कभी कभी होता है, दे डू सो ओनली एट टाइम्स, कि जब कोई अन्याय सह रहा होता है तो वो कभी कभी ही उसके खिलाफ आवाज उठाता है। हर टाइम ऐसा नहीं होता कि हर अन्याय सहन करने वाला आदमी आवाज उठाए, बहुत सारे लोग चुपचाप बैठ के उसे सहन करते भी रहते हैं। In 1859, Indigo Riots felt that they had the support of local zamindars and village headmen in their rebellion against the planters। तो ये जो रेबिलियन है वो क्यों स्टार्ट हुआ, इसके पीछे एक कारण ये भी था कि जो इंडिगो रियोट्स थे, ऐसे पेजेंट्स जो कि इंडिगो उगा रहे हैं, उन्हें ऐसा लगने लगा कि भाई हमें लोकल जमींदार और जो विलेज हेडमैन हैं, जो जमींदार हैं गांव के, जो गांव के मुखिया हैं, उनकी हमें सपोर्ट है, वो हमें इस रेबिलियन में सपोर्ट करेंगे, हमारी
हमारा साथ देंगे इस रेबेलियन में अगेंस्ट द प्लांटर्स. In many villages, headmen who had been forced to sign indigo contracts mobilized the indigo peasants and fought pitched battles with लाठियाल्स. बहुत सारे गांव में क्या हुआ, जो विलेज हेडमैन है, मतलब कि गांव का जो मुखिया है, जिसको कि प्लांटर्स ने फोर्स किया था एग्रीमेंट को साइन करने के लिए. हमने पढ़ा था ना कि जब कभी कभी कोई पेजेंट एग्रीमेंट को साइन नहीं करता था किसी गांव में, तो क्या होता था कि उस गांव के मुखिया से एग्रीमेंट साइन करवा लिया जाता था कि तुम्हारे गांव के जितने भी पेजेंट्स हैं वो हमारे कहे अनुसार इंडिगो उगाएंगे. तो मतलब विलेज का जो मुखिया है, गांव का जो मुखिया है, उससे एग्रीमेंट साइन करवा लिया जाता था, वो भी जबरन, जबरदस्ती. तो इस चीज से जो विलेज हेडमैन है वो भी परेशान थे, उनको भी दिक्कत आ रही थी. तो बहुत सारे गांव में विलेज हेडमैन ने क्या किया, उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया. मोबिलाइज करना मतलब एक तरीके से लोगों को इकट्ठा किया, इंडिगो पेजेंट्स को, मतलब कि जो इंडिगो की खेती कर रहे हैं उन लोगों को मोबिलाइज किया, इकट्ठा किया. एंड फॉट पिच्ड बैटल्स विद लाठियास. पिच्ड बैटल्स मतलब नॉर्मली क्या होता है, ऐसी बैटल जो कि प्लान की गई है कि भाई कहाँ पे लड़ाई लड़ी जाएगी, किस समय पे लड़ी जाएगी. तो पिच्ड बैटल मतलब जिसको कि पहले से प्लान करके रखा है कि ठीक है हम इस टाइम पे इस दिन यहाँ पे लड़ाई लड़ेंगे. ठीक है. और ये लड़ाई जो है वो विलेज हेडमैन ने किसके साथ लड़ी, लाठियाल्स के साथ, उन लोगों के साथ जिन्हें की प्लांटर्स रेत के पास मारने पीटने के लिए भेजते थे, उनसे रेंट वसूल करने के लिए भेजते थे. ठीक है. तो हेडमैन और जो इंडिगो के पेजेंट्स थे उन्होंने लाठियाल्स के साथ लड़ाई लड़ी. In other places, even the zamindar went around the villages urging the ryots to resist the planters. बहुत सारे गांव में ऐसा भी हुआ कि जो जमींदार है वो पूरे गांव में घूम घूम कर लोगों से उसने रिक्वेस्ट की कि आप जो प्लांटर्स हैं उनका विरोध करो, उन्हें रेजिस्ट करो. रेजिस्ट मतलब विरोध होता है, उसका अपोज करो. तो बहुत सारे गांव में जो जमींदार हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की रियोट्स को कि भाई तुम इन प्लांटर्स का अपोज करो. These zamindars were unhappy with the increasing power of the planters and angry at being forced by the planters to give them the land on long lease. अब इन जमींदारों को क्या दिक्कत आ रही थी, वो क्यों इस रेबेलियन को इतना ज्यादा बढ़ावा दे रहे थे, क्योंकि जो जमींदार हैं वो भी नाखुश थे, वो भी अनहैप्पी थे, क्योंकि जो प्लांटर्स हैं उनकी पावर दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, प्लांटर्स और ज्यादा ताकतवर होते जा रहे थे. और तो और ये जो प्लांटर्स हैं वो इन जमींदारों को मजबूर कर रहे थे, उन्हें फोर्स कर रहे थे कि जमींदार प्लांटर्स को अपनी जो लैंड है वो लंबे समय तक लीज पे दे. मान लो कि जो जमींदार है वो कह रहा है कि भाई ये मेरी जमीन है और इसे मैं तुम्हें सिर्फ 1 साल के लिए रेंट पे दूंगा. लीज मतलब रेंट, कि जमींदार ने प्लांटर को ये चीज रेंट पे दे दी और जो प्लांटर है वो इसके बदले में जमींदार को रेंट देगा. जैसे आप रेंट पे घर लेते हो तो इसी तरीके से रेंट पे जमीनें दी जाती हैं. तो जमींदार जो है वो कह रहा है, मान लो कि मैं अपनी जमीन सिर्फ 1 साल के लिए लीज पे दूंगा, 1 साल के लिए रेंट पे दूंगा. बट प्लांटर्स कह रहे हैं नहीं नहीं, 1 साल के लिए नहीं, हमें 5 साल के लिए रेंट पे चाहिए, तुम हमें अपनी जमीन 5 साल के लिए दो. तो वो उन्हें जबरदस्ती क्या करते थे, प्लांटर्स जमींदारों को मजबूर करते थे, फोर्स करते थे कि जमींदार अपनी जमीन को उन्हें बहुत ही लंबे समय के लिए रेंट पे दें. The Indigo peasants also imagined that the British government would support them in their struggle against the planters. तो पहला कारण रेबेलियन का ये था कि जो इंडिगो के प्लांटर्स हैं, जो पेजेंट्स हैं, रेयोट्स हैं, उन्हें ये लग रहा था कि उनके जमींदार, उनके विलेज हेडमैन जो है वो उनके सपोर्ट में. दूसरा ये था कि जो रेयोट्स हैं, पेजेंट्स हैं, उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भी उन्हें सपोर्ट करेगी उनके इस स्ट्रगल में, उनके संघर्ष में प्लांटर्स के खिलाफ. After the revolt of 1857, the British government was particularly worried about the possibility of another popular rebellion. 1857 के रिवोल्ट के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज्यादा कंसर्न थी, वो मतलब एक तरीके से सतर्क थी कि कहीं इस तरीके का जो रेबेलियन है वो वापस से स्टार्ट ना हो जाए. When the news spread of shimmering revolt in the Indigo district, the lieutenant governor toured the region in the winter of 1859. तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अब बहुत ज्यादा सतर्क थी 1857 के रिवोल्ट के बाद कि भाई कोई और रिवोल्ट ना छिड़ जाए. तो जैसे ही उन्होंने ये न्यूज सुनी कि एक और रिवोल्ट जो है वो इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट हो रहा है, फैल रहा है धीरे धीरे करके, तो इस चीज को देखने के लिए कि भाई क्या सीन है, क्या सिचुएशन है, उस चीज को परखने के लिए जो उस टाइम का लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसने 1859 की विंटर्स में, सर्दियों में, इंडिगो वाली डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया, वहां पे इंस्पेक्शन किया एक तरीके से, ये देखने के लिए कि वहां पे चल क्या रहा है आखिरकार. द रियोट सॉ द टूर एज अ साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी फॉर द प्लाइट. अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, मतलब कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने टूर किया था वो तो अपने फायदे के लिए किया था, इस डर से किया था कि कोई और रेबेलियन तो नहीं स्टार्ट हो रहा.
बट रियोट्स को क्या लगा कि जो गवर्नमेंट है वो उनके साथ है, उनकी सिंपैथी है, उनकी सहानुभूति है रियोट्स के साथ। तो रियोट्स को ऐसा लगा कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट तो हमें लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है, हमारे साथ है, वो देखो हमारे यहाँ दौरा भी करने आई, हमारी सिचुएशन को देखने आई। अब रियोट्स को ऐसा लग रहा था, बट था क्या कि जो गवर्नमेंट है वो अपने आप को सेव करने आई थी, ये देखने आई थी कि भाई कोई बहुत बड़ा रिवोल्ट तो नहीं छिड़ रहा, उन्हें इनसे कोई खास सिंपैथी नहीं थी। When in Barsat, the magistrate Ashley Eden issued a notice stating that Rioth would not be compelled to accept Indigo contracts. Word went around that Queen Victoria had declared that Indigo need not be sown. अब बरसात जो जगह है वहां का जो मजिस्ट्रेट था एशले एडन, उसने एक नोटिस इशू किया जिसमें लिखा था कि अब रियोट्स को कंपेल नहीं किया जाएगा, मतलब कि उन्हें मजबूर नहीं किया जाएगा इंडिगो के कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये चीज तो लिखी थी नोटिस में, बट लोगों ने क्या कहा, जो रियोट्स हैं वो क्या कहने लगे, वर्ड वेंट अराउंड, मतलब कि बात कैसे फैल गई कि लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया जो क्वीन है उसने ये डिक्लेयर किया है कि अब इंडिगो को उगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो नोटिस था जो एशले एडन ने इशू किया था उसमें क्या लिखा था कि अब रियोट्स को कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने में कोई भी मजबूर नहीं करेगा उनको उस चीज को करने के लिए। बट लोगों ने बात कैसे फैला दी, बात क्या फैल गई कि भाई क्यों क्वीन जो विक्टोरिया है उसने कहा है कि अब इंडिगो को उगाने की कोई जरूरत नहीं है। एडन वॉज ट्राइंग टू पैलिकेट द पेजेंट्स एंड कंट्रोल एन एक्सप्लोजिव सिचुएशन। अब एडन जो है क्योंकि उसी का नोटिस इशू हुआ था, उसी ने ये नोटिस इशू किया था और उसकी वजह से बात ये मतलब गलत इंटरप्रेट की लोगों ने। तो जो एडन है अब वो पूरी सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहा था, एक तरीके से जो एक्सप्लोजिव सिचुएशन हो गई थी उसको वो कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा था। बट हिज एक्शन वॉज रेड एज सपोर्ट फॉर द रिबिलियन। बट जो भी एक्शन एडन ले रहा था उसको इस तरीके से देखा जा रहा था, लोग ये समझ रहे थे कि जो एडन है वो रेबेलियन का समर्थक है, वो उसका साथ दे रहा है। तो मतलब बात ऐसी है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गई, जो ये मजिस्ट्रेट वगैरह हो गए, मेनली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स वगैरह हैं, वो जो भी कर रहे थे उनके एक्शंस को रियोट्स ऐसे ले रहे थे जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके सपोर्ट में है, बट एक्चुअल में ऐसा था नहीं। एज द रेबेलियन स्प्रेड, इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम कैलकाटा रश टू इंडिगो डिस्ट्रिक्ट। अब जैसे जैसे ये रेबेलियन बढ़ता गया, जैसे जैसे ये विद्रोह जगह जगह फैलने लगा, वैसे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, मतलब कि जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, वो कैलकाटा से आए इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स में, ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पे इंडिगो उगाया जा रहा था, जहां पे रेबेलियन हो रहा था। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में वो लोग आए, वहां का एक तरीके से इंस्पेक्शन किया, पूरी सिचुएशन को देखा, जाना समझा। दे रोट ऑन द मिजरी ऑफ द रोड्स, और उन्होंने जो रोड्स की तकलीफें हैं, मिजरी मतलब क्या होता है, तकलीफें, परेशानी, तो उनके बारे में उन इंटेलेक्चुअल्स ने लिखा। द टायरनी ऑफ द प्लांटर्स एंड द हॉरर्स ऑफ द इंडिगो सिस्टम। और साथ ही साथ ये भी लिखा कि जो प्लांटर्स हैं वो किस तरीके से इनको अप्रेस कर रहे हैं, इनको किस तरीके से परेशान कर रहे हैं, इस बारे में इंटेलेक्चुअल्स ने लिखा। और साथ ही साथ इंडिगो सिस्टम कितना गंदा है, कितना हॉरिफाइंग है, कितना डरावना है, इस बारे में भी उन लोगों ने लिखा। Worried by the rebellion, the government brought in the military to protect the planters from assault and set up the Indigo Commission to inquire into the system of indigo production. अब ये जो रेबेलियन है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा था और जो गवर्नमेंट है वो तो टेंशन में आ रही थी। तो इस टेंशन में क्या किया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसने मिलिट्री को बीच में ला दिया, उसने मिलिट्री को लाया प्लांटर्स को सपोर्ट करने के लिए, प्लांटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब कि जैसे कि जो रियोट्स वगैरह हैं वो लाठियाल वगैरह से लड़ रहे थे, जो प्लांटर्स के एजेंट हैं उन्हें पीट रहे थे, फैक्ट्रीज को तोड़ रहे थे, उनको हमला कर रहे थे उन पर, और प्लांटर्स को भी एक तरीके से मारने की कोशिश कर रहे थे, पीटने की कोशिश कर रहे थे। तो इन सब चीजों से बचाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, मिलिट्री को ला दिया। अब ये जो प्लांटर्स थे वो कोई इंडियन तो थे नहीं, वो सारे थे, कोई कंपनी का ऑफिशियल था, कोई इंग्लिश मैन था, कोई स्कॉटिश मैन था, मतलब कि सब अंग्रेज थे। ठीक है, तो उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने मिलिट्री को, मतलब फौज को ला दिया ताकि उनको प्रोटेक्ट कर सके। और उन्होंने एक इंडिगो कमीशन जो है वो सेटअप की। इस इंडिगो कमीशन का काम क्या था कि जो इंडिगो की प्रोडक्शन है उसमें वो इंक्वायर करे, उसकी इंक्वायरी करे कि जो पूरा देश में इंडिगो की प्रोडक्शन हो रही है वो क्या सिस्टम है, क्या उसमें कुछ गलत है, क्या वो सही हो रहा है, क्या रेट सही कह रहे हैं, क्या प्लांटर सही है। तो मतलब हर चीज का जो है एनालिसिस करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए इस कमीशन को सेट किया गया। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी, और जब कमीशन ने अपनी रिपोर्ट निकाली, जब उसने पूरी छानबीन की, तो उसने बताया कि जो प्लांटर्स हैं वो गिल्टी हैं, वो दोषी हैं। और इस कमीशन ने प्लांटर्स को क्रिटिसाइज भी किया, उनकी निंदा भी की क्योंकि कोहर्सिव मेथड्स प्लांटर्स अपना रहे थे अपनी इंडिगो प्लांटेशन के लिए। कोहर्सिव मतलब किसी को जबरन, जबरदस्ती कुछ करवाना।
तो जो प्लांटर्स थे वो क्या कर रहे थे, वो जबरदस्ती ही तो कर रहे थे कि वो विलेज हेडमैन को कंपेल कर रहे थे, उसको फोर्स कर रहे थे कि वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करे। बहुत सारे पेजेंट्स को फोर्स कर रहे थे, तो जबरन जो है वो लोगों को मजबूर कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए। तो इसीलिए जो ये इंडिगो कमीशन है उसने प्लांटर्स को क्रिटिसाइज किया, उनकी निंदा की। इट डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट पॉसिबल फॉर रियोथ। उसने ये बोला कि इस तरीके के सिस्टम में जो कितना ऑपरेसिव है उस सिस्टम में इंडिगो प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है रियोथ के लिए। रियोथ इस सिस्टम में अच्छे से जो प्रोडक्शन है वो नहीं कर सकते। The commission asked the Riots to fulfill their existing contracts, but also told them that they could refuse to produce indigo in future. तो जो कमीशन है उसने क्या कहा कि आपके जो अभी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अभी जो आपने साइन कर रखे हैं, बस आप उनको पूरा कर दो। उसके बाद जो फ्यूचर में आपको कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप रिफ्यूज मतलब कि मना कर सकते हो किसी भी इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। तो मतलब कमीशन ने भी थोड़ा बहुत देखा, प्लांटर्स के बारे में सोचा। उन्होंने क्या कहा कि जो अभी के कॉन्ट्रैक्ट्स है तुम उनको पूरा कर दो। तो रियोट्स को क्या बोला कि ठीक है, बाद में मत करना, बाद के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको भले ही तुम मत करना, तुम रिफ्यूज कर सकते हो, बट ये वाले कर दो। तो यहाँ पे एक छोटा सा इंटरव्यू का हिस्सा दिया हुआ है जिससे आपको पता चलेगा कि उस टाइम पे जो रियोत थे उनकी क्या सिचुएशन थी और वो इस इंडिगो सिस्टम से कितना ज्यादा परेशान थे। तो हेडिंग है, आई वुड रेदर बैक देन सो इंडिगो। मतलब कि इंडिगो उगाने से बढ़िया तो मैं भीख मांग लूंगा पर इंडिगो नहीं उगाऊंगा। तो ऐसा कौन कह रहा है? तो हाजी मुल्ला, एन इंडिगो कल्टिवेटर ऑफ चंदपुर थाना हरदी, was interviewed by the members of Indigo Commission on Tuesday 5 June 1860। तो 5 जून 1860 को जो इंडिगो कमीशन है उसने हाजी मुल्ला जो है, जो कि एक कल्टीवेटर थे, इंडिगो के कल्टीवेटर थे, उनका इंटरव्यू लिया। तो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। दिस इज व्हाट ही सेड इन आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हुए हैं कि हाजी मुल्ला ने क्या कहा। WS सेटन कार, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिगो कमीशन। तो यहाँ पे ये है कि इन्होंने जो WS सेटन कार हैं उन्होंने क्या पूछा, आर यू नाउ विलिंग टू सो इंडिगो एंड इफ नॉट ऑन व्हाट फ्रेश टर्म्स वुड यू बी विलिंग टू डू इट। कि क्या तुम अभी इंडिगो को सो करने के लिए, उगाने के लिए रेडी हो, और अगर नहीं तो फिर किन टर्म्स पे, क्या ऐसे नई टर्म्स, क्या ऐसे नए टर्म्स लाए जाएं जिनके बाद तुम इंडिगो को उगा सकोगे। तो हाजी मुल्ला कहते हैं, आई एम नॉट विलिंग टू सो, मैं अब इंडिगो उगाने का इच्छुक नहीं हूं। एंड आई डोंट नो दैट एनी फ्रेश टर्म वुड सेटिस्फाई मी। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी नई टर्म, मतलब कि नए कानून या नए जो समझौते हैं वो मेरे को सेटिस्फाई कर पाएंगे, वो मुझे मना पाएंगे कि मैं इंडिगो उगाऊं। तो मतलब जो हाजी मुल्ला है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे इस सिस्टम से कि वो अब इंडिगो उगाना ही नहीं चाहते थे किसी भी सिचुएशन में। मिस्टर सेल, वुड यू नॉट बी विलिंग टू सो एट अ रुपी अ बंडल। तो मिस्टर सेल क्या कहते हैं कि अगर तुम्हें एक बंडल के लिए 1 रुपया दिया जाए तो भी तुम इंडिगो नहीं उगाओगे। तो हाजी मुल्ला कहते हैं, नो आई वुड नॉट, नहीं मैं तब भी नहीं उगाऊंगा। अगर कोई मुझे 1 बंडल इंडिगो के लिए 1 रुपया भी दे रहा है, उस टाइम पे ये चीज ज्यादा होती होगी, पहले 1 बंडल के लिए कम रुपए मिलते होंगे, कम पैसे मिलते होंगे। तो अब बोल रहे हैं कि अगर 1 बंडल के लिए भी मुझे 1 रुपया दिया जाएगा ना तो भी मैं नहीं उगाऊंगा। रेदर देन सो इंडिगो आई विल गो टू अनदर कंट्री, आई वुड रेदर बैक देन सो इंडिगो। मैं इंडिगो उगाने की बजाय किसी दूसरे देश चला जाऊंगा और मैं भीख मांग लूंगा पर मैं इंडिगो नहीं उगाऊंगा। तो आप सिचुएशन समझ सकते हो कि वो ये भी कह रहे हैं, जो ये इंडिगो कमीशन के लोग थे वो ये भी कह रहे हैं कि ठीक है, नई टर्म्स में तुम राजी होगे। तो हाजी मुल्ला कहते हैं नहीं। वो कहते हैं कि अगर हम तुम्हें 1 बंडल के लिए 1 रुपया देंगे तब भी नहीं। तो हाजी मुल्ला जो हैं वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे। तो ये सिर्फ हाजी मुल्ला की ही कहानी नहीं होगी, उस टाइम के सभी रियोत की कहानी होगी कि वो लोग अब इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे कि एट एनी कॉस्ट दे डिडंट वांट टू सो इंडिगो, और इसीलिए ये जो रेबेलियन है वो स्टार्ट हुआ। सो वी कैन इमेजिन द सिचुएशन ऑफ रियोट्स विद दिस इंटरव्यू। अब इस रिवोल्ट के बाद बंगाल में जो इंडिगो प्रोडक्शन है वो कोलैप्स हो गया एक तरीके से, वो अब बंद हो गया था, बहुत ही ज्यादा गिर गया था, अब इतनी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रही थी। बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार। बट जो प्लांटर्स थे उनको तो प्रॉफिट कमाना था, तो अब प्लांटर्स ने क्या किया, बंगाल से ले जाके अपना जो प्लांटिंग का सिस्टम है वो बिहार में शिफ्ट कर दिया। अब वो बिहार में इंडिगो उगवाने लगे। With discovery of synthetic dyes in the late 19th century, their business was severely affected, but yet they managed to expand production. जब लेट 19th सेंचुरी में सिंथेटिक डाइज की इन्वेंशन हुई, मतलब कि इंडिगो जो है वो एक ऐसी डाई है जो कि नेचुरली बन रही है, इंडिगो को उगाया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर जो है वो डाई बनती है। सिंथेटिक डाई मतलब जो कि लोग खुद से बना रहे हैं, केमिकली उसे बना रहे हैं, वो नेचुरली ग्रोन नहीं हुई है। इंडिगो तो का जो पौधा है वो तो नेचुरली उगता है ना, फिर उससे बनाया जाता है। बट सिंथेटिक डाई मतलब
ऐसी डाई जो कि लोगों ने फैक्ट्रीज में बनाई है, यूं कहें, है ना, केमिकल्स वगैरह से बनी है, वो नेचुरली नहीं बनी। तो जैसे जैसे सिंथेटिक डाई बढ़ती गई, उसकी डिमांड वगैरह बढ़ती गई, तो वैसे वैसे ये जो प्लांटर्स का बिजनेस है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ, क्योंकि जो प्लांटर्स हैं वो तो नेचुरल इंडिगो उगा रहे थे, नेचुरल डाई बना रहे थे, बट जो सिंथेटिक डाई थी वो बहुत ज्यादा सस्ती थी, बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल थी, उसके और भी ज्यादा गुण होंगे, जिस वजह से जो प्लांटर्स का बिजनेस है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ। बट फिर भी दे मैनेज टू एक्सपैंड प्रोडक्शन, बट इन दिक्कतों के बाद भी जो प्लांटर्स हैं उन्होंने जैसे तैसे करके अपनी जो प्रोडक्शन है इंडिगो की वो बढ़ाई। When Mahatma Gandhi returned from South Africa, a peasant from Bihar persuaded him to visit Champaran and see the plight of the indigo cultivators there. तो पहले जो, जैसा कि अभी हमने जस्ट पढ़ा कि पहले जो इंडिगो की कल्टीवेशन है वो बंगाल में हो रही थी, प्लांटर्स बंगाल में थे, बट जैसे ही ये पूरा रिवोल्ट हुआ तब प्लांटर्स ने बिहार में शिफ्ट कर लिया। अब जब गांधी जी जो हैं वो साउथ अफ्रीका से वापस लौट कर आए, तब एक पेजेंट था, एक किसान था बिहार का, जिसने कि महात्मा गांधी को परसुएड किया, मनाया कि आप एक बार चंपारण आए और वहां पे देखें कि जो पेजेंट्स हैं उनकी क्या हालत है, उनकी क्या दुर्दशा हो रखी है, वो किस सिचुएशन में जी रहे हैं वहां पे। महात्मा गांधी विजिट इन 1970 मार्क द बिगनिंग ऑफ चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। और जब महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण विलेज को विजिट किया, वहां पे गए, तब एक तरीके से उस टाइम पे चंपारण मूवमेंट की स्टार्ट हो गई। और ये जो चंपारण मूवमेंट थी वो किसके खिलाफ थी? इंडिगो प्लांटर्स के ही खिलाफ थी। तो मतलब जिस तरीके से उन्होंने बंगाल में लोगों को परेशान किया, ऑप्रेस किया, वैसे ही वो बिहार में भी लोगों को कर रहे थे। और चंपारण मूवमेंट के बारे में आपने काफी सुना होगा। तो इस तरीके से जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हुई जब गांधी जी ने चंपारण को विजिट किया। So with this, we have come to the end of our chapter number 3 of class 8 history. I hope you like this video, and if you do, then please give it a thumbs up. If you are new to the channel, then please subscribe it, and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we'll meet in the next video with a new chapter. Bye bye.